हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एसए 600 सीरीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। उसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर का क्या रोल है, रोल ऑफ अदर ऑडिटर। सबसे पहले तो अदर ऑडिटर से मतलब है कि ब्रांच ऑडिटर या सब्सिडियरी ऑडिटर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर को सबसे पहले तो रिटन कम्युनिकेशन करना होगा इशू विद अदर ऑडिटर। साथ में उसको ये भी मेक श्योर करना होगा कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो उसकी टेंशन में आता है, जो अदर ऑडिटर के वर्क पे इंपॉर्टेंट बेरिंग रखता है, तो उस पर एडवाइस देना। प्लस उसे एक डिटेल क्वेश्चनर फिल करवाना होगा अनदर ऑडिटर से रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन जो उसको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी है। अब और अडर ऑडिटर की क्या रोल है कि अडर ऑडिटर को मेक श्योर करना होगा, सबसे पहले तो उसे अंडरस्टैंड करना होगा कि उसका वर्क किस कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल ऑर्डर यूज़ करेगा। साथ में उसे कोऑर्डिनेट करना होगा विद प्रिंसिपल ऑर्डर रिगार्डिंग द टाइम टेबल ऑडिट ऑफ द कंपोनेंट, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है जो एंटिटी लेवल पे इम्पोर्टेंट रख सकती है। और साथ में उसको इंश्योर करना होगा कि वो कंप्लायंस कर रहा है विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और अडर ऑडिटर को टाइमली बेसिस पे जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑडिटर ने दिया था उसे फिल भी करना होगा। इनके अंदर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज, इसलिए हम एक साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि किस एक्सटेंट तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंपोनेंट ऑडिट अनदर ऑडिटर ने किया है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी एज ए होल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अब सी, जब हम अनदर ऑडिटर का वर्क यूज़ करते हैं तो इट इज़ प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वैल्यूएट करे उसकी कंपिटेंस, साथ में सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करे कि उसका वर्क जो अदर ऑडिटर का वर्क है उसके पर्पस के लिए कितना रेलिवेंट रखता है और यूज़ कर सकता है वो। प्रिंसिपल ऑडिटर को साथ में अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करना होगा कि कौन सी कंपोनेंट है जो अनदर ऑडिटर ने ऑडिट की है, उसमें ऑडिट प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया, रिजल्ट क्या रहा, कंक्लूजन क्या हुई और पर्टिकुलर कंपोनेंट की वो मटेरियल है नहीं है, और मैनर ऑफ डीलिंग अगर अनदर ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी उसमें मॉडिफाइड करा तो उसने अपनी रिपोर्ट में उसको कैसे डील किया, वो सब कुछ उसे अपने वर्किंग पेपर्स में रिटन डाउन करना होगा। साथ में प्रिंसिपल ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है उसके प्रोसीजर के बेस पे कि वो अदर ऑडिटर का वर्क नहीं यूज़ करेगा, ठीक, क्योंकि वो सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पाया अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, तो प्रिंसिपल ऑडिटर फिर क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है, बिकॉज ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट है। अगर अदर ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को भी कंसीडर करना होगा कि उसने जो मॉडिफिकेशन की है उसका सिग्निफिकेंस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे कितना रहेगा, और क्या उसको भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है ऑडिट रिपोर्ट को। साथ में अगर अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट यूज़ होती है तो अदर मैटर पैराग्राफ में उसे इसके बारे में यूज़र को इन्फॉर्म करना होगा इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। से 610 हम तब लगाते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर जब ऑडिटर इंटरनल और कंपनी के इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज़ करता है फॉर हिज वर्क। बट सब भी एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब वो ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करता है इसके बेसिस पे। और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट वो तभी यूज़ कर सकता है, कुछ उसके लिए उसको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या है कि इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, वो अप्रोच क्या है उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करते हैं, नहीं है। फिर डिटरमिन करना होगा नेचर और एक्सटेंट अप टू विच ही कैन यूज अनदर ऑडिटर वर्क कंसिडरिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एंड कम्युनिकेट ऑल्सो, ये कम्युनिकेट भी करना होगा कि टीसीडब्ल्यू के साथ कि वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट को कैसे यूज करने का सोच रहा है, और ये सब डॉक्यूमेंट भी करना होगा। फिर कंसेप्ट आता है डायरेक्ट असिस्टेंस का। एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे जब वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ करने की सोचता है तो वो क्या चाहे तो वो डायरेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है बाय वैलिडेटिंग कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है और उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। प्लस ये डायरेक्ट असिस्टेंस का केस कुछ केसेस में नहीं अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट इज
जो मैटर्स सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं। सिग्निफिकेंट जजमेंट मतलब जो मैटर जिसमें रिस्क और मटेरियल्स असेसमेंट असेस करनी हो या इवैल्यूएट करना हो कि सफिशिएंट टेस्ट जो परफॉर्म किए वो सफिशिएंट थे या नहीं। इवैल्यूएट करना हो मैनेजमेंट की assumption ऑफ गोइंग कंसर्न या मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट जो उसने वो इवैल्यूएट करने हो। इवैल्यूएट करना हो जो डिस्क्लोजर दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये सिग्निफिकेंट जजमेंट के मैटर्स है। इस केस में डायरेक्ट असेसिंग का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। इस या फिर उसके अलावा ऐसे मैटर जिसमें रिस्क और मटेरियल लिमिट स्टेटमेंट बहुत हाई है या और वो मैटर जिसमें इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी अब इन्वॉल्व है या इंटरनल ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है या कैपेबल नहीं है, तो भी हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं का कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब इंटरनल ऑडिट का वर्क नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट इज एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। ऑडिट एक्सपर्ट कौन होता है? वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्टाइज करती है इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और जो जिसका वर्क ऑडिटर यूज करता है टू असिस्ट इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क किस किस एरिया में यूज किया जा सकता है? एग्जांपल एक्चुरियल कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एस्टिमेशन ऑफ ऑयल गैस रिजर्व, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटी, interpretation of laws and statutes। The procedure क्या होगा to evaluate the advocacy of auditor expert work? Very important, quantitative repeatable, जरूर याद रखना। सबसे पहले तो हम ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ इंक्वायरी करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर और रिपोर्ट। और उसमें प्रोसीजर क्या होगा कि पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑडिटर एक्सपर्ट ने क्या परफॉर्म किया, फिर पब्लिश डेटा से एग्जामिन करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे रेलेवेंट मैटर थर्ड पार्टी से भी, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर कैलकुलेशन भी री परफॉर्म करेंगे, फिर अनदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है जो ऑडिटर एक्सपर्ट की वो कंसिस्टेंट नहीं है ऑडिटर एविडेंस के साथ, और जो ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसको लेके हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस भी करेंगे। ये प्रोसीजर हम पूरा फॉलो करेंगे टू एवेलुएट द एडुकेसी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। ओके, नेक्स्ट इज द हम ऑडिटर जब ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्क की एडुकेसी इवैल्यूएट करेंगे तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उसमें कि इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होगा कि जो ऑडिटर एक्सपर्ट की फाइंडिंग और कंक्लूजन की रेलेवेंस और रीजनेबल है वो अदर ऑडिटर एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दो सिग्निफिकेंट एजम्पशन और मेथड ऑडिटर एक्सपर्ट ने यूज किए उसकी रेलेवेंस और रिजनेबलनेस होनी चाहिए। और अगर ऑडिटर एक्सपर्ट ने कोई सोर्स ऑफ डेटा यूज किया है तो वो डेटा जो है उसकी जो सोर्स है वो रेलिवेंट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ऑडिटर को डिटरमिन करता है कि ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क एग्रीगेट नहीं है तो वो एग्री करेगा विद द एक्सपर्ट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क जो उसे परफॉर्म करना होगा एक्सपर्ट को, प्लस और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो उसे अप्रोप्रिएट लगते हैं कि इस सर्कल में परफॉर्म किए जाएंगे उसको लेके। नेक्स्ट इज कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो ऑडिटर एक्सपर्ट और ऑडिटर के बीच में जो सारी जो बातें हो रही है वो डिटेल्ड एग्रीमेंट के थ्रू एक राइटिंग में होनी चाहिए। वो बातें हैं कि जब ऑडिटर क्योंकि ऑडिटर एक्सपर्ट के पास एक्सेस होगा अगर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके, ये वजह है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर एक्सपर्ट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर वो डिफरेंट है जो नॉर्मली एक्सपेक्ट की जा रही है इन केस में भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। कोई लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तब भी डॉक्यूमेंट करेंगे, या ऑडिटर एक्सपर्ट का जो वर्क है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, या ऑडिटर ने उस ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ पहले कभी काम नहीं किया है, या फिर जो ऑडिट एक्सपर्ट का वर्क है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है ऑडिट में। इन ऑल दीज फैक्ट केसेस ये फैक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि एक डिटेल एग्रीमेंट बनेगा विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इन राइटिंग।
Thank you and have a nice day.